चेन आइसोमेरिज्म। अब हम सीखेंगे कि कुछ खास सिस्टम जो हमारे सिलेबस में है और एनसीईआरटी में गिवन है, उनको चेन आइसोमेरिज्म या पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए, वन बाय वन सबको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पे आपको दिया हुआ एल्केन। एल्केन में पूछा गया है कि चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कितने कार्बन चाहिए। पहले ये समझिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है कि मैं किसी एल्केन में कम से कम कितने कार्बन यूज करूं कि उसके दो स्ट्रक्चर बन जाए डिफरेंट और उनमें चेन डिफरेंट हो। देखिए, एल्केन की बात करते हैं। मैंने यहां पर लिखा 2 कार्बन का एल्केन, इसमें चेन चेंज नहीं हो सकती। H को बिना लिखे डायरेक्ट स्केलेटन लिखें। ये 3 कार्बन का मैंने एल्केन लिखा प्रोपेन, और अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं तो ये तो आप जानते ही हैं कि दोनों के दोनों सेम है, तो इन दोनों के आपस में चेन बिल्कुल सेम है, तो चेन चेंज नहीं हुई। नेक्स्ट देखिए, यहां पे अगर इस तरह से मैं 1 कार्बन और बढ़ा दूं तो यहां पर ये कार्बन जो है ये यहां पर चेन चेंज हो चुकी है। तो एल्केन को चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कम से कम जो कार्बन चाहिए वो है 4। बात करते हैं पोजीशन की। देखिए, किसी भी एल्केन में अगर मुझे पोजीशन की बात करनी है तो इसमें अब आप इस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, 1 कार्बन और बढ़ाएंगे। और जैसे ही हमने 1 कार्बन और बढ़ाया तो हमको समझ में आया कि ये जो हेक्सेन का फॉर्मूला है इससे ये स्ट्रक्चर बन सकता है, यानी कि टोटल 6 कार्बन। तो ये इसका एक 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन, ये आपस में क्या हो गए, पोजीशनल। तो पोजीशन चेंज करने के लिए एल्केन को कम से कम कार्बन चाहिए 6। अगर हम बात करें एल्कीन की चेन आइसोमेरिज्म के लिए, तो एल्कीन को अगर चेन आइसोमेरिज्म शो करना है तो उसे भी कम से कम 4 कार्बन ही चाहिए होंगे, क्योंकि 4 से अगर कम कार्बन यूज करेंगे तो चेन चेंज नहीं हो सकती। तो यहां पर एल्कीन को चेन शो करने के लिए 4 कार्बन चाहिए। अगर पोजीशन की बात करें तो ये तो बहुत ही आसान है, ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन, क्योंकि इथीन में किसी की पोजीशन चेंज नहीं होती। अगर आप प्रोपीन को लिखेंगे तो प्रोपीन वाले स्ट्रक्चर के अंदर प्रोपीन दोनों तरफ से बिल्कुल सेम आएगा, इसीलिए ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन, तो पोजीशन के लिए चाहिए 4 कार्बन। अगर हम बात करें एल्काइन का, तो एल्काइन वाले केस में हमें कितने कार्बन चाहिए, देखिए ध्यान से। अगर एल्काइन की बात करें तो ये हमने एल्काइन लिखा। अगर मैं 4 कार्बन का एल्काइन लिखूं, ध्यान से देखिए, तो 4 कार्बन के एल्काइन में आप किसी की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। मैंने इसके ऊपर स्ट्रक्चर लिखा, ये देखिए ध्यान से, ये वाला, ये तो स्ट्रक्चर ही गलत हो गया, कार्बन पेंटावेलेंट हो गया। जी नहीं, इसको नहीं लिख सकते, हटा दीजिए, इसको हटा दिया हमने। तो क्या करेंगे, देखो यहां पर हमने 1 कार्बन और बढ़ाया एल्काइन में और उसके बाद पोजीशन चेंज करने की कोशिश की, चेन। यहां देखिए, अगर हम बात करें चेन की, तो यहां पे चेन शो करने के लिए कम से कम एल्काइन को 5 कार्बन चाहिए। अगर हम बात करें इसके अंदर एल्काइन में पोजीशन की, तो बिल्कुल एल्कीन के जैसा ही होगा। अगर मेरे सामने ये यहां पर मैंने लिखा ब्यूट 1 आइन एंड ब्यूट 2 आइन, बदल गई पोजीशन, तो पोजीशन के लिए चाहिए कम से कम 4 कार्बन। अगर हम बात करें साइक्लोएल्केन की, वो तो और भी आसान है। साइक्लोएल्केन में कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 3 के बाद और कोई चेन नहीं बन सकती। आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया साइक्लोप्रोपेन का, अब क्या 3 कार्बन में कोई साइक्लोएल्केन बन सकता है दूसरा, जी नहीं। लेकिन जैसे ही आप कार्बन के नंबर 4 करते हो, 4 कार्बन, उसी टाइम आपको समझ में आएगा ये आपने यहां लिखा साइक्लोप्रोपेन, और इस तरह से ऐसे। तो जैसे ही आपने 4 कार्बन का साइक्लोएल्केन लिया, उस 4 कार्बन के साइक्लोएल्केन में 2 अलग अलग स्ट्रक्चर बन गए, तो क्या बदल गई, चेन। तो 4 कार्बन के साइक्लोएल्केन से बदल जाती है चेन। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट, अगर पोजीशन की बात की जाए, पोजीशन की बात अगर करनी है तो ध्यान से देखिए, कम से कम 5 कार्बन चाहिए होंगे आपको, क्योंकि 5 से कम रिंग में आप किसी की पोजीशन चेंज ही नहीं कर सकते। ये देखिए 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1,2 डाइमिथाइल, तो साइक्लोएल्केन में कम से कम कार्बन ही 3 चाहिए, तो हम उसमें साइक्लोएल्केन 3 से कम में बन नहीं सकता, इसीलिए हमने पहले 4 कार्बन लिए, तो एक 4 की रिंग बनाई, एक 3 की, तो चेन बदल गई। अब हमने कम से कम कार्बन यूज करके ऐसा सिस्टम लिखा है जो साइक्लोएल्केन है और पोजीशन बदल सकते हैं। अगर मैं यहां पर केवल एक ही मिथाइल लगा देता ऐसे, तो उस केस में कोई पोजीशन नहीं बदलती, लेकिन जैसे ही मैंने एक मिथाइल और लगा दिया है, पोजीशन बदल गई है, 1,2 डाइमिथाइल यहां पे और ये है 1,1 डाइमिथाइल। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए साइक्लोएल्केन को चाहिए 5 कार्बन। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये क्या होता है, देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं एल्केन, सारे CH होने चाहिए, एल्कीन कहता हूं सब CH होने चाहिए, एल्काइन में भी सारे कार्बन हाइड्रोजन, साइक्लोएल्केन में भी सारे कार्बन हाइड्रोजन। लेकिन अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कहता हूं तो उसमें सारे CH नहीं होने चाहिए, कम से कम एक कार्बन होना चाहिए। तो मुझसे पूछा गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में, एल्केन नहीं बोला, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कम से कम कितने कार्बन हो कि वो अपनी चेन को चेंज कर सके। तो हमारे IUPAC सिस्टम में तो चेन कार्बन की ही बदलती है, तो इसमें हम कार्बन के नंबर देखेंगे कि किसी कंपाउंड में कम से कम कितने कार्बन हो कि चेन बदल जाए। तो उस केस के अंदर तो हम कहेंगे कि कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए, तभी चेन बदल सकती है, चाहे कोई भी सिस्टम हो। तो इसके अंदर चाहिए हमको 4 कार्बन। अब इससे भी इंपॉर्टेंट है इसका पोजीशन आइसोमेरिज्म। याद रखिए, जब मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कहता हूं तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि 1 कार्बन कम से कम यूज करो और पोजीशन बदलो। तो मैंने ये कहा कि 1 कार्बन कम से कम यूज करके पोजीशन तो बदल ही नहीं सकते, तो कम से कम 1 कार्बन होने पे पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही आप 2 अलग अलग कार्बन लेते हैं इस तरह से, तो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर हो गया है पोजीशनल आइसोमेरिज्म, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को पोजीशनल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। मैंने एल्केन नहीं कहा, एल्काइन नहीं कहा, मैंने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है कम से कम एक कार्बन यूज किया तो पोजीशन नहीं बदली, लेकिन जैसे ही 2 कार्बन किए, 1,1 डाइक्लोरो एंड 1,2 डाइक्लोरो, पोजीशन बदल गई। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को कम से कम पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कार्बन चाहिए 2। तो ये जो हमने यहां पर लिखे हैं, ये आपको समझने के साथ याद भी रखने हैं। एल्केन में चेन के लिए 4 चाहिए, पोजीशन के लिए 6, एल्कीन में चेन के लिए 4, पोजीशन के लिए 4, एल्काइन में चेन के लिए 5, पोजीशन के लिए 4, साइक्लोएल्केन में चेन के लिए 4, पोजीशन के लिए 5, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेन के लिए आपको चाहिए 4 और पोजीशन के लिए चाहिए कम से कम 2। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के बारे में। सबसे आसान स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म देखते ही पहचान में आ जाता है आपके सामने कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। कैसे पहचानेंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के लिए सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, वो तो सभी आइसोमर्स होने के लिए कंडीशन है, और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बस।
सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप देखा और तुरंत कह दिया कि ये है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। देखिए यहां पर ये हमारे सामने दो मॉलिक्यूल रखे हैं। अब मॉलिक्यूल को देखते ही आंसर नहीं देना है, ऑप्शन दिए होंगे, चार ऑप्शन देखेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूले में कार्बन 2, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। एक अल्कोहल है, एक ईथर है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, ये आपस में हो गए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इन दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों में कार्बन 3, हाइड्रोजन 6 और 6, ऑक्सीजन 1, तो इन दोनों में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, इसलिए ये दोनों आपस में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है एस्टर, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या सेम नजर आ रहा है, 1 2 3, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 2, एक एसिड एक एस्टर, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। नेक्स्ट देखिए, एक है साइनाइड, दूसरा आइसोसाइनाइड, आईयूपीएससी में बहुत अच्छा पढ़ाया हमने, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। नेक्स्ट ई, ये कौन है, ये है सी डबल बॉन्ड ओ के साथ ओ, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ ओ और ये होता है एस्टर। अब ये रिंग में है इसलिए साइक्लिक एस्टर है और एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, साइक्लिक एस्टर को कहा जाता है लैक्टोन का मतलब साइक्लिक एस्टर, ये एस्टर है, ये तो एस्टर नहीं है, ईथर कीटोन, मतलब जो ये फंक्शनल ग्रुप है वो ये नहीं है और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, तो ये आपस में हो गए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। नेक्स्ट देखिए, कुछ एक स्पेशल पॉइंट्स देखेंगे हम। ये आपके सामने लिखा हुआ है एमाइन, ये भी एमाइन और ये भी एमाइन। एमाइन की डिग्री हम कैसे डिसाइड करते हैं, ये नाइट्रोजन से डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच है, ये 1 डिग्री एमाइन है। नाइट्रोजन से डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच है, ये 2 डिग्री एमाइन है। नाइट्रोजन से डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच है, ये टर्शरी एमाइन है। हमने देखा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब सुनिए ध्यान से, देखिए अगर मैं बात करूं इनकी प्रॉपर्टीज की, इसे लिखा जाता है NH2, इसे NH और इसे N। इधर लौट के आते हैं, अल्कोहल को लिखा जाता है OH और ईथर को केवल ऑक्सीजन और दोनों तरफ कार्बन। क्या अल्कोहल और ईथर सेम है? जी नहीं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। ऐसा ही एसिड और एस्टर में है, वही बात एमाइन में है। प्राइमरी एमाइन में NH2 है, सेकेंडरी एमाइन में NH है, टर्शरी एमाइन में N है, तो हाइड्रोजन के नंबर बदल गए। इसका मतलब अगर मैं कहीं पर प्राइमरी एमाइन का NH2 रखूंगा, सेकेंडरी का NH रखूंगा, तो उस केस के अंदर इनका बिहेवियर सेम होगा या डिफरेंट? यस, डिफरेंट होगा। क्यों? NH2, NH और N, जब इन तीनों का किसी सिस्टम में बिहेवियर ही अलग अलग हो गया, इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग हो गई, प्रॉपर्टी अलग अलग हो गई, बिहेवियर अलग अलग हो गया। इसका मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन आपस में सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं क्योंकि तीनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इसलिए ये आपस में है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। सेकंड देखिए, सेकंड आपके सामने कौन है? एमाइन ना, एमाइन नहीं है जी नहीं, ये है एमाइड, सी डबल बॉन्ड ओ NH2। तो ये NH2 पे सर्कल क्यों बनाया है? इसीलिए बनाया है ताकि डिग्री पहचान सकें। ये एमाइड है, ये भी एमाइड है और ये भी एमाइड है। नाइट्रोजन के साथ एक तरफ कार्बन 1 डिग्री अमाइड, एमाइन नहीं अमाइड, दो तरफ कार्बन 2 डिग्री अमाइड, तीन तरफ कार्बन 3 डिग्री अमाइड। ये भी जैसे ये अलग अलग थे वैसे ये भी अलग अलग हैं, तो अलग अलग बिहेवियर, हाइड्रोजन बदल गए, प्रॉपर्टी बदल गई, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइड तीनों अलग अलग प्रॉपर्टी रखते हैं, इसीलिए हम कहते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइड तीनों डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं। इसके बाद के एग्जांपल में हम देखेंगे इनॉल, फिनॉल और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के आपस में रिलेशन। स्पेशल पॉइंट्स का सी पॉइंट है, यहां पर ये जो दो मॉलिक्यूल आपके सामने रखे गए हैं, इन मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए। इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है इनॉल, एक ही कार्बन पे इनऑल, इसे कहा जाता है इनॉल और इसे कहा जाता है अल्कोहल। इनॉल और अल्कोहल जो है ये भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेवियर करते हैं। इनके बारे में हम रेजोनेंस टॉपिक के अंदर स्टडी करते हैं। तो ये दे रखा है इनॉल और अल्कोहल, ये दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं, इसीलिए एक ही कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड और ऑल है तो उसे इनॉल कहेंगे, इसे कहा जाएगा अल्कोहल। तो ये आपस में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मानते हैं और ये है FGI, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। नेक्स्ट मॉलिक्यूल को देखिए, ऐसा ही है, इसे हम कहते हैं फिनॉल। ये भी इसी तरह का सिस्टम है, एक ही कार्बन पे इनऑल, ये फिनोलिक सिस्टम कहलाता है और ये अल्कोहलिक, इसे फिनॉल कहा जाता है, इसे अल्कोहल। फिनॉल सीरीज, अल्कोहल सीरीज दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज रखते हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेवियर करते हैं, इसीलिए डिफरेंट बिहेवियर होने की वजह से इनको माना जाता है अलग अलग फंक्शनल ग्रुप और ये है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। इसका नाम आप ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाता है कॉमन नेम, वेरी इंपॉर्टेंट, मेटाक्रिसोल, इसे कहते हैं मेटाक्रिसोल और इसे कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल। ये दोनों फिनोलिक सीरीज और अल्कोहलिक सीरीज से बिलोंग है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। नेक्स्ट देखिए, आपके सामने दो कंपाउंड हैं, दोनों में कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है और इस तरह से दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। तो इन दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होने की वजह से अब चेक किया, इसमें डबल बॉन्ड है, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेवियर करेंगे, इसके बारे में पहले बताया गया था, फिर बता रहा हूं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप माना जाता है, इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, इसीलिए सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, डिफरेंट है, इसलिए आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पेयर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। एग्जाम में क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसको देखा। सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन चेक कीजिए, 4 है, हाइड्रोजन चेक कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों में कार्बन सेम, हाइड्रोजन सेम, ऑक्सीजन सेम, और जो फंक्शनल ग्रुप इसमें है वो इसमें नहीं है, ये एल्डिहाइड है, ये एसिड है, तो आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ये आंसर है। सेकंड देखते हैं, सेकंड के अंदर भी दोनों में नंबर ऑफ कार्बन 4 है, हाइड्रोजन भी दोनों में सेम है, ऑक्सीजन भी सेम है और Cl भी सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो ये फंक्शनल ग्रुप है क्या वो ये है? जी नहीं, हमें केवल इतना पहचानना है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप पहचान लिया तो ये पेयर भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है और ये पेयर भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। तो इसका आंसर एग्जाम में हम टिक लगा के आएंगे बोथ। यहां पर हमने फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद हम पढ़ते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब हम पढ़ेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म के बारे में। रिंग चेन आइसोमेरिज्म नाम से समझ में आ रहा है कि एक रिंग होगी, दूसरा ओपन चेन, तो कंडीशन समझते हैं। रिंग चेन आइसोमेरिज्म की कंडीशन समझिए, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए? सेम, और डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन चेन। इसका क्या मतलब हुआ? डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन चेन का मतलब यह है कि एक स्ट्रक्चर
साइक्लिक, दूसरा नॉन साइक्लिक यानी कि ओपन चैन। ये तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म से भी आसान है, वहां तो फिर भी फंक्शनल ग्रुप चेक करना पड़ता है, यहां तो देखते ही समझ में आ जाएगा कि रिंग चैन आइसोमर है या नहीं है। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, सबसे पहले एग्जांपल, ये दो मॉलिक्यूल गिवन है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा हमने, सेम है, एक ओपन चैन है, दूसरा रिंग है, नॉन साइक्लिक साइक्लिक, ये आपस में रिंग चैन आइसोमर्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पर ये है ओपन चैन, नहीं ये है ओपन चैन, ये रिंग, ये ओपन चैन, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम, हाइड्रोजन सेम, एक रिंग दूसरा ओपन चैन, ये हो गए रिंग चैन आइसोमर। लेकिन इनके साथ FGI भी लिखा है, क्यों लिखा है देखिए, इसमें जो डबल बॉन्ड है वो इसमें नहीं है, इसका मतलब जो फंक्शनल ग्रुप इसमें है वो ये नहीं है। यहां भी ऐसा ही है, जो फंक्शनल ग्रुप इसमें है वो इसमें नहीं है। तो रिंग चैन आइसोमर्स जो होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी होते हैं, लेकिन प्रायोरिटी इज गिवन टू रिंग चैन आइसोमर। इस स्टेटमेंट का मतलब समझिए, मैंने कहा रिंग चैन आइसोमर्स आर आल्सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बट प्रायोरिटी इज गिवन टू रिंग चैन आइसोमर। एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके सामने दो स्ट्रक्चर बने हुए हैं और रिलेशन पूछा गया है, इस पे पहला क्वेश्चन समझिए। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से सुनिए, ये दिया हुआ है साइक्लोब्यूटेन और ये दिया हुआ है ब्यूटुइन, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, एक है रिंग दूसरा ओपन चैन। ऑप्शन देखते हैं, चैन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, रिंग चैन आइसोमर एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। इन चारों में मोस्ट करेक्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, रिंग चैन आइसोमर। सेलेक्ट कर लिया हमने। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने कहा सेकंड क्वेश्चन में भी यही पूछा है, लेकिन ऑप्शन थोड़े अलग अलग है। कैसे अलग है देखिए, एक रिंग चैन है, फंक्शनल है, रिंग चैन है, एक में बोथ, यानी कि एक ऑप्शन ये कहता है कि क्या ये दोनों ही हैं। तो इन चारों में से ABCD में से सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर कौन सा है, C, यानी कि बोथ। कहने का मतलब ये है कि हमें जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा हम उसमें से सबसे सही वाले ऑप्शन का चुनाव करेंगे। जैसे यहां देखिए, यहां पर ये रिंग चैन एंड फंक्शनल है, प्रायोरिटी इज गिवन टू रिंग चैन, यहां भी ऐसा ही है, प्रायोरिटी इज गिवन टू रिंग चैन। तो रिंग चैन आइसोमर के अंदर सबसे पहले क्या देखना है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो एक होगा नॉन साइक्लिक, एक साइक्लिक, देखते ही तुरंत रिंग चैन आइसोमर लिखना है। और केवल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि रिंग चैन फंक्शनल भी होते हैं, लेकिन प्रायोरिटी इज गिवन टू रिंग चैन। ये प्रायोरिटी का मतलब है कि अगर एक सेलेक्ट करना हो, FGI भी ऑप्शन में है, रिंग चैन भी ऑप्शन में है, और दोनों में से एक को सेलेक्ट करना है, तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, हम सिलेक्शन करते हैं रिंग चैन आइसोमेरिज्म का। इसके बाद हम पढ़ते हैं मेटामेरिज्म। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के मेटामेरिज्म पार्ट को। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था चैन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, रिंग चैन आइसोमेरिज्म, और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म के लिए हर आइसोमेरिज्म के जैसे कंडीशन मालूम होनी चाहिए। कंडीशन देखिए, कंडीशन है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप अबाउट पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, और इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो मॉलिक्यूल मेटामेरिज्म की बात जब करेंगे तो सारे फंक्शनल ग्रुप सेम ही होने चाहिए, केवल एक फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए, सारे ही सेम होने चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। मेटामेरिज्म के लिए कंडीशन है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप अबाउट पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, और नोट है ऑल फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम। जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनमें जितने फंक्शनल ग्रुप हैं वो सेम ही होने चाहिए। अब बात आती है कि मोनोवैलेंट एंड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें एक ही तरफ कार्बन कंटेनिंग सिस्टम आना चाहिए, जैसे NH2 प्राइमरी एमाइन, एल्डिहाइड, एसिड, अल्कोहल, थायोअल्कोहल, साइनाइड, बहुत सारे हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है, देखते ही समझ में आ जाएगा। इसके बाद पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जिसमें 2 से या 3, 4, 5 एक से ज्यादा वैलेंसी कार्बन के लिए अवेलेबल हो, जैसे ईथर, ये कीटोन, एस्टर, सेकेंडरी एमाइन, टर्शरी एमाइन, बहुत सारे हैं, याद नहीं रखने हैं, देखते ही समझ में आ जाएंगे। तो मेटामेरिज्म केवल उन्हीं कंपाउंड में हो सकता है जिनमें पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। एग्जांपल से समझते हैं। ये आपके सामने कंपाउंड गिवन है, दो मॉलिक्यूल हैं, दोनों में रिलेशन पूछा है। तो जैसा मैंने कहा, अगर दिखता है पॉलीवैलेंट, मेटामेरिज्म ही सोचना है सबसे पहले। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, जितने फंक्शनल ग्रुप हैं वो सारे के सारे ही सेम नजर आ रहे हैं यहां पे। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद सेकंड पॉइंट, जिसको लिखना आसान है और समझना ध्यान से है, लिख दिया डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप अबाउट पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट अरेंजमेंट का मतलब समझिए, डिफरेंट अरेंजमेंट का मतलब यह है कि इसमें इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो ग्रुप लगे हैं और इसमें जो ग्रुप लगे हैं वो आपस में सेम नहीं होने चाहिए। जैसे यहां देखिए ध्यान से, इधर इथाइल है, इधर मिथाइल है और प्रोपाइल है। तो इस तरह से यहां पर इस तरह से हमको देख के समझ में आया कि इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और पॉलीवैलेंट के अबाउट जो एल्काइल ग्रुप्स हैं उनका अरेंजमेंट अलग अलग है, इसलिए ये आपस में मेटामर्स हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल के अंदर भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, अरेंजमेंट अलग अलग है। कैसे है, नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, कार्बन की बात नहीं है, जो ग्रुप अटैच है उसकी कनेक्टिविटी। यहां ऑक्सीजन के एक तरफ भले ग्रुप सेम हो लेकिन दूसरी तरफ ये ग्रुप अलग अलग है, इधर प्रोपाइल, इधर आइसोप्रोपाइल, नाम नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता, देख के समझ में आ रहा है कि जो ये है वो ये नहीं है, जो ये है वो ये नहीं है। तो अरेंजमेंट यानी कनेक्टिविटी बदल गई, तो ये आपस में हो गए मेटामर्स। अब इन दोनों को मेटामर्स हमने क्यों माना, क्योंकि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला था और पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट कनेक्टिविटी बदल गई थी। अब यहां पर इनको देखकर एक मन में विचार आता है कि ये आपस में चैन पोजीशन भी तो हो सकते हैं। तो मेटामर्स जो हैं उनके बारे में समझिए कि कब हम उन्हें चैन या पोजीशन कह सकते हैं। पहली बात ध्यान से सुनिएगा कि मेटामर्स चैन या पोजीशन हो सकते हैं, पॉइंट नंबर 1, बट प्रायोरिटी इज गिवन टू मेटामेरिज्म। जैसे कि हमने रिंग चैन और फंक्शनल में देखा था कि रिंग चैन वाले फंक्शनल होते हैं लेकिन प्रायोरिटी किसको देंगे, रिंग चैन को। वही किस्सा यहां पे है। यहां पर अब कैसे मेरे दिमाग में बात आएगी कि सर मुझे पोजीशन या चैन देखना है या नहीं देखना, वो ऑप्शन से डिसाइड होगा। ऑप्शन में मेटामेरिज्म नहीं है, चैन या पोजीशन है, तो सोचेंगे। इसीलिए हमें पहले समझना जरूरी है कि चैन या पोजीशन कब हो सकता है। चैन या पोजीशन होने के लिए कंडीशन है जो ग्रुप लगे हैं, देखिए ये और ये, इन दोनों मॉलिक्यूल में आप अगर कंपैरिजन करते हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल में अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो ध्यान से देखिए, ये जो है यहां से एक कार्बन आपने उठा के इधर लिखा तब ये बना, एक कार्बन उठा के इधर रखा, यहां पे देखिए 2 है, 1 और 3 है, तो एक कार्बन यहां से यहां शिफ्ट किया गया है लिखने में, तो ये हो गए मेटामर्स। चैन या पोजीशन होने के लिए
एक ही तरफ की यूनिट में चेंज होना चाहिए। क्या बोला मैंने? चेन या पोजीशन होने के लिए एक साइड की यूनिट तो होनी चाहिए दोनों में सेम, और दूसरी साइड की यूनिट में चेंज होना चाहिए। यहां देखिए, यहां पर इथाइल इथाइल और इस तरह से दिया हुआ है, यहां पर दोनों में एक साइड की यूनिट सेम नहीं है, चेंज हुआ। यहां पर एक साइड की यूनिट सेम है, दूसरे में चेंज हुआ है। मतलब ये कि पॉलीवैलेंट के अंदर, पॉलीवैलेंट में अगर मैं बाईवैलेंट की बात करूं, जिसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलीवैलेंट यानी बाईवैलेंट की बात करूं, तो एक साइड का ग्रुप तो दोनों में आइडेंटिकल सेम होना चाहिए और दूसरी तरफ उसमें चेंज होना चाहिए। जैसे यहां देखिए, यहां पर इसको देखें, यहां पर एक साइड का ग्रुप सेम है और दूसरी साइड का ग्रुप चेंज हुआ है। अगर मैं दोनों का आईयूपीएसी नेम लिखूं तो यहां समझ में आएगा 1 मिथॉक्सीप्रोपेन 2 मिथॉक्सीप्रोपेन, तो मेटामर के साथ ये हैं पोजीशनल आइसोमर्स। लेकिन जैसा मैंने कहा, मेटामर को प्रायोरिटी हम देंगे। यहां आपसे पूछा गया कि ये मेटामर के साथ चैन या पोजीशन है या नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि देखिए इसमें ये मेटामर तो है, लेकिन इसमें एक साइड वाली यूनिट सेम नहीं है, चेंज हुआ है, दोनों तरफ चेंज हो गया। इसमें जो 2 यूनिट है और इसमें जो 2 यूनिट है वो आपस में सेम नहीं है, कम से कम एक सेम हो और दूसरी तरफ बदले तो चैन पोजीशन होते हैं। तो ये चैन या पोजीशन नहीं है, ये ओनली मेटामर है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में भी हम ऐसा ही देखेंगे। मेटामरिज्म के नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, हमने जो बात पहले कही थी उसी को रिपीट करते हैं। मेटामर्स में बी चैन और पोजीशन, बट प्रायोरिटी इज गिवन टू मेटामरिज्म। और कंडीशन क्या थी जो हमने समझी थी, अब लिख ली है और फिर समझेंगे। कंडीशन ये थी कि कार्बन का ट्रांसफर, इफ देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ कार्बन देन दे कैन बी सीआई और पीआई। कहने का मतलब है सिंपल वर्ड में कि एक साइड का जो ग्रुप है वो दोनों में सेम होना चाहिए और दूसरी साइड में चेंज होना चाहिए, बस तब आप मेटामर के बाद सीआई या पीआई कह सकते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, हमें हमेशा मेटामरिज्म के बारे में ही सोचना है, हमें हमेशा मेटामरिज्म के बारे में ही सोचना है, मेटामरिज्म के बारे में ही सोचना है। चैन और पोजीशन अगर ऑप्शन में हो, चैन और पोजीशन अगर ऑप्शन में हो तो उसके बारे में सोचेंगे। अब क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये जो एक्सेप्शन कीटोन है ये अभी हम समझेंगे, इसके बारे में बात नहीं कर रहा मैं। ये 2 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं आपके सामने, इन दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले क्या ये मेटामर है या नहीं है, तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा, दोनों में सेम है, कार्बन के नंबर दोनों में सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जैसे ही मुझे नजर आया पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, मैंने दोनों तरफ के एल्काइल ग्रुप आपस में कंपेयर किए, इसमें जो 2 ग्रुप हैं और इसमें जो 2 ग्रुप हैं वो आपस में सेम नहीं है, तो ये आपस में मेटामर्स हैं। अब सवाल पूछा गया है तो मैं सोचूंगा, क्वेश्चन में पूछा है तो मैं सोचूंगा, क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्या ये सीआईपीआई भी है या नहीं है, तो मैं कहूंगा कि यहां पर तो कार्बन का ट्रांसफर नजर आ रहा है, यहां से एक कार्बन ट्रांसफर हुआ, तो इसका मतलब ये चैन पोजीशन नहीं है। अगर ट्रांसफर हुआ यस, तो हम कहेंगे चैन पोजीशन नो। तो यहां ट्रांसफर हो गया है तो ये ओनली मेटामर है, चैन पोजीशन नहीं है। यहां आते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा, कार्बन दोनों में 5 है, हाइड्रोजन सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप अलग अलग, तो मेटामर। अब पूछा गया है चैन और पोजीशन भी पहचानिए, तो चैन और पोजीशन के लिए हमने कहा एक साइड का एल्काइल ग्रुप सेम है, मतलब इधर 1 1 कार्बन है, इधर 4 4, कोई शिफ्टिंग नहीं हुई, तो आईयूपीएसी नेम लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 एंड 3। तो दोनों को ध्यान से देखिए, एक साइड का ग्रुप सेम है, दूसरी साइड में चैन बदल गई, तो ये है मेटामर प्लस चैन आइसोमर, ये इसका आंसर है। अब बट प्रायोरिटी इज गिवन टू मेटामरिज्म। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमने कहा था कि कार्बन का ट्रांसफर देखना है कीटोन के एक्सेप्शन में, तो कीटोन में क्या होता है कि कीटोन में ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है और दोनों साइड मुझको एल्काइल ग्रुप अलग अलग नजर आ रहे हैं, तो आंसर लिख दिया मेटामर। लेकिन अब पूछा गया है कि बताओ क्या ये चैन या पोजीशन भी है या नहीं है, तब हम इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। और याद रखिए, कीटोन जो आपके सामने है, उसका हमने जब आईयूपीएसी नेम लिखा तो यहां पर आईयूपीएसी नेम में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई है, तो कीटोन जो है इस स्टेटमेंट का एक्सेप्शन है। कीटोन वाले केस में हमें मेटामरिज्म पूछा जाए चाहे चैन पोजीशन, डायरेक्ट आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे। आईयूपीएसी नेमिंग की, मेटामर तो है ही, साथ में पोजीशन बदल गई तो मेटामर प्लस पीआई, बट प्रायोरिटी इज गिवन टू मेटामरिज्म। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 2 स्ट्रक्चर आपको दिए गए हैं, रिलेशन पूछा गया है, टिकी क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने के लिए ऑक्सीजन को इधर उधर लिख दिया है, लेकिन ऑक्सीजन को यहां और यहां लिख दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान से देखिए, दोनों आइडेंटिकल है, इसका यूपीएसी नेम लिखेंगे 1 मिथॉक्सीथेन और इसका नाम भी 1 मिथॉक्सीइथेन। दोनों साइड से देखा सेम मॉलिक्यूल, कोई 2 बार लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए, ये आइडेंटिकल और होमोमर्स है। इसके बाद हम मेटामर्स के कुछ एग्जांपल और लिखेंगे। मेटामरिज्म के नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं। यहां पर आपके सामने 2 कंपाउंड गिवन है और इन कंपाउंड में आपसे रिलेशन पूछा गया है। जब भी आइसोमरिज्म का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप चेक करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर चेक करेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए और सुनिए ध्यान से, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो दोनों का सेम है। फिर हमने देखा फंक्शनल ग्रुप और ध्यान से देखिए, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड और इसमें है एस्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एग्जांपल है ये आपस में एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। ध्यान रखिए, फंक्शनल ग्रुप बदलते ही फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। सेकंड एग्जांपल देखिए, यहां पर ये 2 मॉलिक्यूल गिवन है, दोनों में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एनहाइड्राइड, दोनों में सेम है और ध्यान से देखिए कोई कनेक्टिविटी चेंज नहीं हुई है, दोनों कंपाउंड बिल्कुल आइडेंटिकल है। अगर आप देखें इसको तो केवल इसको पलट के रखा गया है और इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आइडेंटिकल है, तो ये आइसोमर्स नहीं है। तो यहां पर हम कहेंगे कि ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के आइडेंटिकल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फिर देखेंगे सारे फंक्शनल ग्रुप पॉलीवैलेंट है और कोई नहीं है और कनेक्टिविटी बदल गई, दोनों में अंतर है, कार्बन के साथ बेंजीन, साइक्लोहेक्साइल बेंजीन या फिनाइल, लेकिन यहां बदल गई है कनेक्टिविटी, ऑक्सीजन के साथ बेंजीन जैसी रिंग फिनाइल है, ऑक्सीजन के साथ साइक्लोहेक्साइल। क्या ये दोनों कंपाउंड में कनेक्टिविटी बदली है? जी हां, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप और डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया है अबाउट पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, तो ये आपस में एक दूसरे के मेटामर्स हो गए हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया कि ये है आपस में एक दूसरे के मेटामर्स। नेक्स्ट देखिए, यहां चेक करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
सबसे पहले चेक किया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, फिर हम चेक करते हैं फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो आगे बढ़ेंगे, मेटामेरिज्म चेन पोजीशन चेक करेंगे, वरना वहीं रुक जाएंगे। तो ध्यान से देखिए यहां पर ये कौन है, ये वाला सिस्टम जो आपके सामने है ये है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में पड़ा हुआ फिनोलिक सिस्टम, ये है अल्कोहलिक। तो यहीं पर ही हमको समझ में आ गया है कि दो कंपाउंड है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या मेटामर्स होंगे? जी नहीं, फंक्शनल ग्रुप बदलते ही। नेक्स्ट एग्जांपल में आपसे पूछा गया है एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। आपसे पूछा गया है कि C4H8O से कितने एल्डिहाइड और कीटोन बनेंगे। तो सबसे पहले जैसा मैंने कहा हम इसमें से एल्डिहाइड को अलग कर लेंगे। एल्डिहाइड अलग हो गया है, बाकी बचे इसमें 3 कार्बन और 3 कार्बन के रेडिकल के टोटल 2 स्ट्रक्चर बनते हैं। इसके बाद हम कीटोन को लिखेंगे और कीटोन में जैसे ही हमने C डबल बॉन्ड O को अलग किया 3 कार्बन बच गए। तो 3 कार्बन बच गए तो अब हम बनाएंगे केसेस। यहां हमने लिखा 2 और 1, इसके अलावा और कोई केस नहीं बन सकता क्योंकि अगर आप इसे शिफ्ट करेंगे तो सेम केस रिपीट हो जाएगा। तो मिथाइल में एक पॉसिबिलिटी, इथाइल में भी एक ही पॉसिबिलिटी है, इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें टोटल ये एक ही स्ट्रक्चर आपके सामने बनेगा। तो इन दोनों को ऐड किया तो जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसमें टोटल अगर एल्डिहाइड और कीटोन चाहिए तो वो मिलेंगे आपको 3। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है बेंजेनोइड स्ट्रक्चर का। याद रखिए जो भी आपको ड्रॉ करना है वो क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन होगा। यहां पे बेंजेनोइड स्ट्रक्चर आपको दिया गया है तो बेंजेनोइड का मतलब समझिए, बेंजेनोइड का मतलब है कि जो आपको गिवन है उसमें बेंजीन जैसा पार्ट होगा ही होगा। ये लिख दिया C6H4Cl2, बेंजीन में होता है C6H6 और 2 H को हटा के उसकी जगह 2 Cl लगा दिए, 2 मोनोवैलेंट ग्रुप लगा दिए। तो पॉसिबिलिटी देखिए यहां पर एक ही कार्बन पे 2 Cl नहीं आ सकते क्योंकि यहां डबल बॉन्ड होता है, कार्बन पेंटावैलेंट हो जाएगा। तो यहां पर एक पॉसिबिलिटी है दोनों Cl आसपास, फिर और दूर, फिर और दूर। इस पोजीशन को कहते हैं कि ये Cl इसकी रिस्पेक्ट में ये वाला ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा और ये हो गया Cl की पैरा पोजीशन। तो यहां पे ऑर्थो, मेटा और पैरा 3 आइसोमर। अगर 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, अगर 3 Cl लगा दें तो 3 पॉसिबिलिटी आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। चाहे तो आप ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर 2 Cl है 1 Br है मतलब 2 ग्रुप सेम, तीसरा डिफरेंस, तो टोटल 6 बनेंगे। और अगर तीनों अलग अलग हैं तो टोटल उसके अंदर जो बनेंगे वो 10 स्ट्रक्चर आइसोमर्स होंगे। तो बेंजेनोइड स्ट्रक्चर के अंदर जितने स्ट्रक्चर बनेंगे वो आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है। इससे पहले वाले में आपको ड्रॉ करके सॉल्व करना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कितने बन सकते हैं किसी दिए हुए स्ट्रक्चर से। अब हम पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव स्ट्रक्चर्स कैसे काउंट करते हैं या लिखा जाता है। पहले इस वर्ड को समझिए, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव, मोनो आयोडो डेरिवेटिव। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो स्ट्रक्चर आपको दिया है उसमें हर एक कार्बन पे H को हटा के Cl लिखिए। H को हटा के Cl लिखना है, कार्बन को नहीं हटाना है, H को हटा के Cl लिखना है और फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर देखते हैं। बहुत ही आसान है ये, देखिए ध्यान से। यहां पे आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है प्रोपेन का, आपको मोनोक्लोरो डेरिवेटिव के स्ट्रक्चर पूछे हैं। आपको इसमें जितने भी डिफरेंट कार्बन दिखाई दे रहे हैं वहां सब पे आपको Cl लगाना है। एक बार आपने टर्मिनल पे Cl लगाया और एक बार आपने बीच में Cl लगा दिया, तो इसमें ये दोनों कार्बन सेम है, यहां Cl और यहां Cl। तो इसके अंदर नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितने बने? केवल 2। नेक्स्ट देखिए ब्यूटेन दिया है, ब्यूटेन में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया है, वो भी हमें समझ में आता है। एक बार हम बॉन्ड लाइन में Cl यहां लगा सकते हैं, दूसरे में हम बॉन्ड लाइन में Cl यहां लगा सकते हैं। इसके अंदर भी आपको 2 ही स्ट्रक्चर आइसोमर मिलेंगे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। बात करते हैं तीसरे स्ट्रक्चर में। तीसरे में भी जैसा हमने कहा है कि अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर दिया है तो ये H को हटा के Cl लिखना है। यहां पे H है जो हमने नहीं लिख रखे हैं। एक बार Cl आप यहां लगा सकते हैं, दूसरी बार Cl आप बीच में लगा सकते हैं। तो हर एक कार्बन में H को हटा के Cl लगाना है और डिफरेंट पॉसिबिलिटी देखनी है। थर्ड एग्जांपल नेक्स्ट डी में देखिए, यहां पर भी आपको H को हटा के Cl लिखने हैं। देखते हैं, ये आपको दिया गया है, ये 5 कार्बन की चेन है। सबसे पहले आप यहां Cl लगा सकते हैं, उसके बाद आप सेकंड नंबर के कार्बन पर भी Cl लगा सकते हैं और थर्ड नंबर के कार्बन पर भी Cl लगा सकते हैं। कहने का मतलब केवल ये है कि हर एक कार्बन पर H को हटा के आपको Cl लिखना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट में आपको जितने डिफरेंट कार्बन है सभी में H को हटाकर Cl लिखना है। यहां पर ये 4 कार्बन हैं, ये बिल्कुल आइडेंटिकल दिखाई दे रहे हैं, किसी पर भी H को हटा के Cl लगा दीजिए। अब आते हैं इन दोनों कार्बन पे। करना ये है कि जो स्ट्रक्चर दिया है उसमें या तो आप ये पहचाने कि डिफरेंट कार्बन कौन से हैं और उसमें हर एक पर हमें H को हटा के Cl लगाना है, या फिर हर कार्बन में H को हटा के Cl लगा दीजिए और IUPAC नाम देखिए। दूसरा तरीका लेंदी है, इसमें ये चारों कार्बन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं और ये बीच वाले दोनों एक जैसे हैं, तो यहां पर भी हम कार्बन जो है H को हटा के Cl लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर तो चारों ही कार्बन आइडेंटिकल है, कहीं पर भी H को हटा के आप Cl लगा सकते हैं इस तरह से। ये एक ही मिला आपको। और बेंजीन में आप किसी भी H को हटाकर Cl लगा सकते हैं। हर एक कार्बन में H को हटा के कहीं भी Cl लगा दीजिए, हर बार आपको सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। तो एक बार फिर से देखते हैं, ये आपको प्रोपेन जैसा स्ट्रक्चर दिया है, प्रोपेन है। तो इसमें टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स की बात करें तो हमने कहा 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, सेकंड वाले में भी 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, C में भी 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। अगर इसकी बात करें इसमें आपको 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव और E वाले के अंदर आपको टोटल 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मिल रहे हैं और F वाले में केवल एक ही और आगे वाले में भी केवल एक ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मिला है। तो जब भी कोई स्ट्रक्चर दिया हो और पूछा हो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनाइए तो आपको उस स्ट्रक्चर में हर एक कार्बन पर H को हटाना है और वहां Cl लिखना है। इस तरह से जितनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होगी वो सारे के सारे डिफरेंट मोनोक्लोरो डेरिवेटिव या मोनोब्रोमो डेरिवेटिव जो भी दिया है वो आपका आंसर होगा। यानी कि कार्बन में H को हटाना है, Cl लिखना है। जितनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो जाएगी वो आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। अब हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन को ध्यान से देखिए, 2 or more than 2 compound having same molecular formula, same structural formula but different arrangement of atoms or group in space are known as stereoisomerism। इसका मतलब सुनिए, आपको स्टीरियोआइसोमेरिज्म के बारे में कहा गया है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला होना चाहिए एंड स्पेस या 3D में जो उसमें एटम प्रेजेंट है उनका अरेंजमेंट अलग अलग होना चाहिए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियोआइसोमेरिज्म में यही डिफरेंस है कि
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि आईयूपीएससी नेम जो है पढ़ा है अब तक वो डिफरेंट होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर याद रखिए एटम्स की कनेक्टिविटी सेम रहती है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है और डिफरेंट होता है उसके अंदर स्पेस में एटम और ग्रुप का अरेंजमेंट। इस डेफिनेशन को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के थ्रू और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में स्टीरियो आइसोमर्स which cannot interconvert at room temperature due to restricted rotation known as geometrical isomers। देखिए ध्यान से, इसका मतलब यह है कि आपके सामने दो मॉलिक्यूल, दो कंपाउंड रखे हुए हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों की पहचान अलग अलग है। रूम टेम्परेचर पे हम दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एग्जांपल से समझिए किस तरह से। देखिए यहां पर आपके सामने दो मॉलिक्यूल मैंने बना रखे हैं। अगर इसके हम नाम की बात करें तो ये ब्यूटटूइन है और इसे भी कहा जाता है ब्यूटटूइन। तो ये दोनों अलग अलग कैसे हुए? देखिए इन दोनों कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से अगर दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इस तरह से, तो वो आसानी से फ्री रोटेशन कर सकते हैं। दो एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो फ्री रोटेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो फिर दो एटम एक दूसरे के अबाउट फ्री रोटेशन नहीं कर सकते। उसे कहा जाता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो यहां C और C में जो डबल बॉन्ड बना हुआ है वो इस कार्बन को, ध्यान से देखिए, इस कार्बन को रोटेट करके ऐसा नहीं बना सकता। यही लिखवाना है और यही समझना है कि देखिए ये बीच में जो एरो में क्रॉस बना है यही इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हैं। हमारे पास स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला था C4H10, उससे ये स्ट्रक्चर बनाया गया और ये स्ट्रक्चर बनाया गया। तो इन दोनों मॉलिक्यूल में अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एटम या ग्रुप का अरेंजमेंट अलग अलग है और देखते ही मालूम पड़ रहा है इसमें दोनों H डबल बॉन्ड से एक ही तरफ है और इसमें दोनों H डबल बॉन्ड से अक्रॉस है। केवल अरेंजमेंट अलग होने से आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं होता, उनकी अलग अलग पहचान होनी चाहिए। अलग अलग पहचान होने का मतलब यह होता है कि वो आपस में, जिसे हम वर्ड कहते हैं इंटरकन्वर्ट, वो नहीं होना चाहिए। डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से आप इससे इसमें कन्वर्जन नहीं कर सकते। डायरेक्टली आपने कहा कि ये कार्बन है, इसको घुमा दीजिए तो ये बन जाएगा, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वैसा नहीं होने देगा। तो ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है कि जो दो आपस में आपको मॉलिक्यूल दिए गए हैं, जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, उनमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। तो ये दोनों जो मॉलिक्यूल है उनकी अलग अलग पहचान है, रूम टेम्परेचर पे आपस में इंटरकन्वर्ट नहीं हो सकते। यहां पर दो हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस L1 और यहां पे L2, तो क्योंकि L1 और L2 दोनों अलग अलग हैं और अगर L1 और L2 दोनों डिफरेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सिस्टम को हम सेपरेट अलग अलग प्रॉपर्टी से पहचान सकते हैं। तो हमने ये सीखा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने का मतलब ये है कि आपके सामने जो दो मॉलिक्यूल या कंपाउंड बने हुए हैं उनमें ज्योमेट्री अलग अलग होनी चाहिए और ज्योमेट्री अलग अलग तब होती है जब उनमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने के लिए जो कंडीशन है वो ये है। डेफिनेशन देखिए, स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच कैन नॉट इंटरकन्वर्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, दोनों का स्ट्रक्चर फार्मूला सेम, लेकिन आपस में ये इंटरकन्वर्ट नहीं हो सकते, इसीलिए ये कहलाते हैं स्टीरियो आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर में ये कहलाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए कौन कौन से ग्रुप, कौन कौन से सिस्टम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं और उसके लिए क्या कंडीशन है वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन और कंडीशन को समझने के बाद अब हम उन सिस्टम्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस के अंदर है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन टाइप सिस्टम। कहीं पर भी क्वेश्चन आया इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, देखिए बेसिक कंडीशन ये है कि उसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए और जिन सिस्टम के बीच में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है वहां अलग अलग ग्रुप लगे होने चाहिए। इसको डिटेल में आसानी से समझ में आ जाए, समझते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन टाइप सिस्टम। एल्कीन टाइप सिस्टम का मतलब होता है कि उसमें C डबल बॉन्ड C होना चाहिए। देखिए कंडीशन क्या है, ईच sp2 कार्बन इंडिविजुअली मस्ट हैव टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। इसका मतलब क्या है, देखिए एल्कीन टाइप सिस्टम आपके सामने दिया गया है, एल्कीन टाइप सिस्टम आपके सामने दिया गया है और ये दो sp2 कार्बन है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है और इन पर अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। इस कार्बन पर जो दो ग्रुप लगे हैं वो आपस में अलग अलग होने चाहिए और इस पर जो लगे हुए हैं वो आपस में अलग अलग होने चाहिए। आपस में अलग अलग होने चाहिए तो हम कहेंगे कि वो मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। एग्जांपल से समझते हैं, ये C डबल बॉन्ड C दिया हुआ है, इसमें इस कार्बन पर CH3 और I है, Cl और H है, तो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पे इस कार्बन पर ये दोनों जो ग्रुप हैं CH3 और Cl, इस कार्बन पे जो दो ग्रुप है CH3 और Cl वो आपस में अलग अलग है। मैंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, मैंने ये कहा एक कार्बन पे जो दो ग्रुप हैं वो अलग अलग होने चाहिए और यहां पर भी अलग अलग होने चाहिए आपस में। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पे आपको इस तरह से एक मॉलिक्यूल लिखकर दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हम ढूंढेंगे C डबल बॉन्ड C। तो C डबल बॉन्ड C को हमने इस तरह से सर्कल में देखा और हर एक कार्बन पे ग्रुप्स को देखा। इस कार्बन पर एक लगा है CH3, दूसरा H, एक CH3 एक H, ओपन करके लिख लेते हैं और इजीली समझ में आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस कार्बन पर ये दोनों ग्रुप अलग अलग हैं और इस पर भी ये दोनों अलग अलग। तो इस तरह से स्ट्रक्चर दिया है, इस कार्बन पर जो दो बॉन्ड बाहर की तरफ जा रहे हैं वो CH3H, यहां भी CH3H, ओपन करके लिखा। तो बताइए क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? जी हां, ये GI शो करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में इस कार्बन पर ये दोनों ग्रुप
डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों ग्रुप सेम हो गए। याद रखिए दोनों तरफ अलग अलग होने चाहिए, एक तरफ अलग होने से जीआई नहीं हो सकता, तो यहां पर इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट नाम दे दिया आपको 1,1 डाइफिनाइल ब्यूट 1इन। जब हमने इसका स्ट्रक्चर ओपन करके लिखा तो इस तरह से हमको दिखाई दिया, और इस सी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ये दोनों ग्रुप सेम। ध्यान दीजिए इस पर भी अलग अलग, उस पर भी अलग अलग होने चाहिए थे, इस पे तो दो ग्रुप अलग अलग हैं पर उस पर दोनों सेम है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें दो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को देखा तो इस पर तो दो हाइड्रोजन आ गए, ये तो शो नहीं करेगा, लेकिन उस डबल बॉन्ड को देखा तो इस डबल बॉन्ड को सर्कल में लिखा और फिर हमने कहा इस कार्बन पर एक Cl है, दूसरा H, इसी तरह इस कार्बन पर भी एक H है और बाकी दूसरा ग्रुप, तो ये डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। और इस डबल बॉन्ड के अबाउट भी जीआई पॉसिबल है, तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल में कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जरूर हो रहा है। तो एल्कीन में जो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन पढ़ी, तो हम याद ये रखेंगे कि सी डबल बॉन्ड सी होना चाहिए, और जिन दोनों कार्बन के बीच में सी डबल बॉन्ड सी है उन पर ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। इसके बाद हम एल्कीन